रहस्यमय हवेली, आखिरी क्या था उस हवेली का राज। जून का महीना था, समय दोपहर के लगभग 2:30 बजे। विवेक अपने मित्र सुदर्शन के साथ राजस्थान के राज्यमार्ग पर कार में सफर कर रहे थे। दर्शी, आज गर्मी कुछ ज्यादा है, कार का एयर कंडीशनर भी काम नहीं कर रहा है, विवेक ने सुदर्शन से कहा, जो कार की स्टीयरिंग पर एकाग्रता से बैठा था। दोस्त का नाम तो सुदर्शन था, पर सब मित्र और परिवार के लोग उसे दर्शी ही कहते थे। उसकी उम्र भले ही 40 साल हो गई थी, लेकिन बचपन से अब तक प्यार का नाम दर्शी ही प्रचलन में था। यही हाल विवेक का भी था, उसे सब विक्की कहते थे। विक्की, एक तो जून का महीना है, ऊपर से दोपहर का समय। गर्मी के इस प्रकोप में वह भी राजस्थान में कार का एयर कंडीशनर क्या काम करेगा। दर्शी, थोड़ी देर रुककर आराम कर लिया जाए। यार, दूर तक सिर्फ रेत के टीले ही नजर आ रहे हैं। रुकने लायक कोई जगह नजर आए तभी तो रुककर आराम करेंगे। दर्शी ने दूर तक नजर दौड़ाते हुए जवाब दिया। दर्शी, आज तक हम राजस्थान की अंदरूनी जगहों पर नहीं गए, जयपुर, अजमेर और उदयपुर तक ही सीमित रहे। आज हमें राजस्थान की एकदम अंदरूनी जगह के लिए एक चुनौती मिली है, जहां हमें अपना हुनर दिखाना है। विक्की, हमने उस सेठ की बातों में आकर चुनौती स्वीकार तो कर ली है, लेकिन क्या हमारी मेहनत का पैसा मिलेगा? दिल छोटा मत कर यार, इन सेठों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यार, आधा घंटा हो गया, रेतीला रेगिस्तान समाप्त ही नहीं हो रहा है। जून के महीने की दोपहर में अगर कार के एस बड़ी ही ने बिल्कुल जवाब दे दिया, तब क्या हालत होगी? जो होगा देखा जाएगा, अब क्या कर सकते हैं, विक्की ने कहा। विवेक और सुदर्शन दोनों बचपन के दोस्त थे, स्कूल से ही लंगोटिया यार, पेशे से आर्किटेक्ट, एक साथ पार्टनरशिप में काम करते थे। दोनों ने 1 महीने पहले ही उदयपुर में एक हवेलीनुमा कोठी का नक्शा बनाया था। जब कोठी बनकर तैयार हुई तो उसकी जमकर तारीफ हुई। आज के आधुनिक युग में पुरानी हवेली जैसी कोठी का निर्माण विवेक और सुदर्शन की देखरेख में हुआ। पुराने नक्शे में कोठी के अंदर सभी आधुनिक सुविधाएं इस तरह से दी गई कि हवेली का अंदाज बरकरार रहे। गृह प्रवेश पर हवेली के मालिक ने एक शानदार दावत दी, जिसमें राजस्थान के धन्ना सेठों की पूरी बिरादरी आई थी। विवेक और सुदर्शन के काम से प्रभावित होकर सेठ पन्नालाल ने उन्हें अपनी हवेली के निर्माण का कार्य सौंपा था। सेठ पन्नालाल ने अपने पुश्तैनी मकान की जमीन पर उन्हें विशाल हवेली तैयार करने का जिम्मा दिया था। गर्मी में कार चलाते हुए दोनों आशंकित हो रहे थे, कहीं कार जवाब न दे जाए। कार का एस बड़ी ही न के बराबर ठंडा कर रहा था और पीने का पानी भी समाप्त हो गया था। दोनों का गला प्यास से सूखने लगा। तभी उन्हें कुछ दूर आगे आबादी नजर आई। वह एक छोटा सा गांव था। गांव में सड़क किनारे ट्रक रिपेयर की वर्कशॉप थी। कुछ दुकानें भी थीं, पर दोपहर की गर्मी की वजह से बंद थीं। सुदर्शन ने कार ट्रक रिपेयर वर्कशॉप के पास रोकी। वर्कशॉप से एक मिस्त्री बाहर आया। साहब, कार दिखानी है, ठीक हो जाएगी। हमारी वर्कशॉप में स्कूटर, बाइक से लेकर कार, ट्रक सभी रिपेयर होते हैं, मिस्त्री ने बताया। विवेक और सुदर्शन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। भारत तरक्की पर है, एक ही जगह सभी सुविधाएं, और वह भी गांव में। कार तो ठीक है, पर गर्मी बहुत है, पीने के लिए पानी चाहिए, विक्की ने कहा। उस आदमी ने आवाज दी। एक लड़का वर्कशॉप से निकला और साथ वाली दुकान खोली, जिसमें किराने का सभी सामान मौजूद था। क्या लोगे साहब? सब कुछ मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स भी और ठंडी बियर भी। क्या पियोगे साहब? अभी तो सादा पानी चाहिए, बाकी बाद में देखते हैं। पानी पीने के बाद विवेक और सुदर्शन वहां पड़ी चारपाई पर बैठ गए। थकान हो गई है विक्की, थोड़ा आराम कर लें, सुदर्शन ने विवेक से उसकी राय पूछी। अगर आराम के लिए जगह मिल जाए तो जरूर करेंगे, सुदर्शन ने वर्कशॉप वाले आदमी से थोड़ी देर आराम करने के लिए थोड़ी जगह देने के लिए कहा। साहब, आपको कहाँ जाना है? रंग बांधू में सेठ पन्नालाल के यहाँ जाना है। वह अपने पुश्तैनी घर की जगह हवेली का निर्माण करवाना चाहते हैं। हम दोनों आर्किटेक्ट हैं। रंग बांधू वैसे तो करीब 80 किलोमीटर होगा, लेकिन यहाँ से आगे सड़क का भरोसा नहीं है। सड़क पक्की जरूर है, रेत उड़ती है तो सड़क पर सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है। कार चलाने में भी दिक्कत होती है। मेरी राय तो यह है कि आप रात यहीं गुजार लें, सुबह चले जाना। मौसम भी थोड़ा ठंडा रहता है और रेत भी नहीं उड़ती। रात में रुकने की जगह मिल जाएगी, सुदर्शन ने पूछा। सामने देखिए, आपको एक हवेली नजर आएगी, जो ऊंचा मकान है। क्या उसकी बात कर रहे हो?
विवेक ने हाथ से इशारा करते हुए पूछा। जी साहब, ये हवेली सेठ मूंगालाल की है। छोटा सा ये गांव उन्हीं का बसाया हुआ है। आप वहां रुक सकते हैं। हम उन्हें जानते तक नहीं। वो हमें अपनी हवेली में क्यों रुकने देंगे? हवेली के कुछ कमरे मेहमानों के लिए हैं। आप वहां रुक सकते हैं। चलिए, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। उस आदमी को कार में बैठा कर तंग गली से गुजरते हुए दोनों हवेली के गेट तक पहुंचे। मुख्य सड़क से हवेली तक गली के दोनों ओर कच्चे पक्के कहीं 1 मंजिल के और कहीं 2 मंजिल के मकान थे। हवेली पर जाकर गली समाप्त हो गई थी। गली के ठीक सामने हवेली का बहुत बड़ा दरवाजा था, जो बंद था। सुदर्शन ने हवेली की दीवार से कार सटाकर पाक की। जैसे किसी किले का बड़ा सा दरवाजा होता है, ठीक उसी तरह का दरवाजा था हवेली का। विवेक और सुदर्शन चूंकि आर्किटेक्ट थे, वे बहुत सूक्ष्म दृष्टि से दरवाजे पर हुई नक्काशी का निरीक्षण करने लगे। नक्काशी धूल से लथपथ थी और अपने पुराने इतिहास की कहानी खुद बयां कर रही थी। दर्शी, ये हवेली तो कम से कम 100 साल पुरानी होगी। दरवाजे की नक्काशी अपने जन्म का खुद बयान कर रही है। विक्की, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उस बड़े दरवाजे में एक छोटा दरवाजा था। वह खुला और तीनों अंदर चले गए। हवेली की देखभाल करने वाले रखवालों में से एक रखवाले ने दरवाजा खोला। वर्कशॉप वाले व्यक्ति ने उससे कुछ बात की, जिसके बाद उस रखवाले ने हवेली की बैठक खोली। धूल देख कर विवेक और सुदर्शन समझ गए कि हवेली के मालिक वहां कभी नहीं आते होंगे। रखवाले ने कुर्सियां पोंछकर साफ की। आइए साहब जी, थोड़ा आराम कीजिए, चाय लेंगे। विवेक और सुदर्शन ने हामी भर दी। आराम कुर्सी पर धीरे धीरे आग पीछे झूलते हुए दोनों हवेली का निरीक्षण करने लगे। बैठक बहुत बड़ी थी, जो 3 मंजिल की थी। दूसरी और तीसरी मंजिल पर खिड़कियां थीं। तभी चाय आ गई। बोनचाइना के सुंदर कप में चाय की चुस्कियां लेते हुए विवेक ने रखवाले से पूछा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंवर सिंह है, उसने बताया। इस हवेली में कब से हो? मैं तो जनाब पैदा ही इसी हवेली में हुआ हूँ। पहले मेरे दादा ने ये हवेली संभाली, फिर मेरे पिता ने, और अब मैं इसे संभाल रहा हूँ। बहुत खूब, ऐसी सेवा भी किस्मत से मिलती है। जी जनाब, चाय कैसी लगी? चाय एकदम मस्त है, तुलसी और अदरक के स्वाद से चाय पौष्टिक हो जाती है। ये तो है जनाब। इस हवेली के बारे में कुछ बताओ। देखने में बहुत पुरानी लगती है। ये हवेली 200 साल पुरानी है। 100 साल से तो हमारा परिवार ही इसे संभाल रहा है। इसके मालिक सेठ मूंगालाल हैं। 80 के लपेटे में होंगे। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, इसलिए अब यहाँ नहीं आते। बहुत बड़े व्यापारी हैं, देश विदेश में ऑफिस हैं। बेशुमार दौलत है उनके पास। धन का समंदर कहूँ तो गलत नहीं होगा। बोरों में रकम पड़ी रहती है। ये हवेली मूंगालाल के पुरखों ने बनवाई थी। मूंगालाल के बच्चे यहाँ नहीं आते, वे विदेश में अधिक रहते हैं। भंवर सिंह, हम आर्किटेक्ट हैं, इसी नाते इस हवेली को ठीक से देखना चाहते हैं। हम रंग बंधु में सेठ पन्नालाल के पुश्तैनी मकान की जगह एक हवेली के निर्माण के सिलसिले में जा रहे हैं। आर्किटेक्ट होने के नाते इस हवेली की बनावट शायद हमारे काम आए। जनाब, अभी धूप और गर्मी दोनों ही तेज है। शाम के समय आपको हवेली के दर्शन करवाएंगे। हमें आगे रंग बंधु भी जाना है। रंग बंधु कल सुबह जाना, आज हमारे मेहमान रहिए। आपको हवेली देखने का आनंद रात को ही आएगा। बहुत सी रहस्य की बातें हैं, मुझे लगता है उन बातों को आपको जरूर जानना चाहिए। भंवर सिंह की बातें सुनकर विवेक ने सुदर्शन की ओर देखा। सुदर्शन ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। भंवर सिंह चला गया। भंवर सिंह के जाने के बाद विवेक और सुदर्शन हवेली की बैठक का निरीक्षण करने लगे। भंवर सिंह के मुताबिक हवेली 200 साल पुरानी थी। हवेली की बैठक बहुत बड़ी, करीब एक हॉल के बराबर थी। लाल किले के दीवाने खास जैसी। दूसरी और तीसरी मंजिल की खिड़कियां बंद थीं। दोनों ओर 6-6 खिड़कियां अर्थात 24 खिड़कियां देखकर विवेक ने सुदर्शन से कहा, दर्शी, इन खिड़कियों को देखकर हवा महल की याद आ गई। मुझे ये कमरे ऐसे लगते हैं जैसे महल में राजा जब मंत्रियों से वार्तालाप करता था तो रानियां ऊपर झरोखों से देखती थीं। कुछ इसी तरह जब इस हवेली के बुजुर्ग पुरुष बैठक में बैठते रहे होंगे, तब बच्चे और महिलाएं अपने कमरे की खिड़की में से मूक दर्शक बनकर बैठती होंगी। उस जमाने में महिलाएं घूंघट में रहती थीं। बिल्कुल सही, इन झाड़फानूस को देखो, जरूर बेल्जियम से मंगाए गए होंगे। सेठ ने दिल खोलकर हवेली बनाई है। ऊपर खिड़कियों के रंगीन शीशे देखो, नीले, पीले और हरे रंग की नक्काशी वाले शीशे। अब ये शीशे न तो बनते हैं और न ही कोई लगाता है।
एकदम सादे शीशों पर फिल्म चढ़ती है। दर्शी, इन टाइल्स को देखो, उभरी हुई आकृतियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं। उमर खयाम की इस तस्वीर को देखो, कितनी टाइल्स को जोड़कर बनाई गई होगी ये तस्वीर, कितनी आकर्षक, कितनी अतुलनीय है। दर्शी, आजकल ये कला लुप्त हो गई है। वाकई ये खूबसूरत कलाकृति लाजवाब है। सच में राजस्थान में वास्तुकला देखने लायक होती है। एक से बढ़कर एक महल और हवेलियां हैं। दर्शी, बैठक का गुंबद देखो, रोशनी आ रही है। विक्की ने इशारा कर के कहा तो सुदर्शन उधर देखते हुए बोला, हवेली 2 सदी पुरानी है और रखरखाव न के बराबर है। मुझे दरारें लग रही हैं, जिनसे धूप छनकर आ रही है। दोनों मित्र बातें करते हुए हवेली को देखने बैठक से बाहर आ गए। हवेली के पिछले भाग में बहुत बड़ा बगीचा था, जिसमें फव्वारे लगे थे। फलदार पेड़ शोभा बढ़ा रहे थे। रखरखाव की कमी वहां भी साफ झलक रही थी, परंतु पेड़ फलों से लदे हुए थे। एक तरफ गुलाब के फूलों की क्यारियां थीं और पीछे सब्जियों की क्यारियां। दर्शी, देख, फल, फूल और सब्जियां, सभी कुछ है हवेली के अंदर। सुख सुविधा का पूरा प्रबंध है। ये हवेली किसी छोटे महल जैसी है। दोनों मित्र बातें कर रहे थे कि भावर सिंह मिल गया। वह अपने परिवार समेत कोठी के पिछले हिस्से में बने सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। दोनों भावर सिंह से हवेली का इतिहास जानने के लिए उत्सुक थे। पूछने पर उसने बताना शुरू किया। इस गांव को सेठ मूंगालाल के पूर्वजों ने बसाया था। गांव के आसपास कई गांव और हवेलियां थीं। गांवों और हवेलियों का ये सिलसिला रंगबांधू पर समाप्त होता था। इस हवेली के पीछे पर्वत है। पर्वत की चोटी पर देवी का मंदिर है। चाहे आप हवेली को पुरानी और खंडहर समझें, पर इस हवेली और गांव पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। ये हवेली और गांव 2 सदियों से ऐसा ही है। यहाँ कभी कोई विपदा नहीं आई। इस गांव के आसपास मीलों तक आपको कोई बस्ती न तो नजर आए होगी और न आगे नजर आएगी। आप रंगबांधू जा रहे हैं, वहां तक आपको कोई बस्ती नहीं मिलेगी। लगभग 100 साल पहले विपदा आए और सारी बस्तियां उजड़ गई, लेकिन इस हवेली पर कोई आंच नहीं आई। ये कैसे संभव है? विवेक और सुदर्शन ने एक साथ पूछा। साहब, यह एक रहस्य है जिसे मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं जानता। उसकी बात से विवेक और सुदर्शन की उत्सुकता बढ़ने लगी। भावर सिंह, हम ठहरे आर्किटेक्ट, बिना देखे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, रात के ठीक 12 बजे मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा। आप आज रात यहीं रुकें। विवेक और सुदर्शन रात को हवेली में रुक गए। अमावस की रात थी। बादलों से घिरा आसमान काला स्याह नजर आ रहा था। गांव वाले सभी नींद में थे। भावर सिंह का परिवार भी सो रहा था। विवेक और सुदर्शन की आंखों में नींद नहीं थी। हवा धीमी गति से चल रही थी। शाम को गई बिजली अभी तक नहीं आई थी। गांव में 24 घंटे बिजली का सुख नसीब नहीं होता। एक बार गई न जाने कब आए। काली घनी अमावस की रात एक डरावना माहौल पैदा कर रही थी। हवेली के पीछे बगीचे में एक बेंच पर विवेक बैठा था, जबकि सुदर्शन चहलकदमी कर रहा था। विक्की, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। माहौल बहुत डरावना है, निकल चलते हैं। दर्शी, आज जिंदगी में पहली बार ऐसे डरावने माहौल का सामना कर रहे हैं, फिर भी हमें हिम्मत रखनी होगी। यहाँ से जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? विक्की, बाहर कार खड़ी है, चलते हैं। या तो रंग बांध दो या फिर दिल्ली अपने घर। उसी बीच भावर सिंह लालटेन के साथ आता नजर आया। वह पास आकर बोला, साहब जी, 12 बज रहे हैं, आइए मेरे साथ। विवेक और सुदर्शन चुपचाप भावर सिंह के पीछे चल दिए। हवेली के एक छोर पर जाकर उसने एक दरवाजा खोला। दरवाजे के पास नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं। सीढ़ियां उतरकर वे एक कमरे में पहुंचे। ये तहखाना था, जिस की दीवारों पर विचित्र सी आकृतियां बनी थीं। अंधेरे को दूर करने के लिए लालटेन की रोशनी कम थी। भावर सिंह, ये सामने क्या है? अंधेरे में नजर टिकाकर विवेक और सुदर्शन ने पूछा। साहब जी, ये नरकंकाल हैं। किस लिए? विवेक और सुदर्शन की आवाज कांप गई। भावर सिंह के उत्तर में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ये नरकंकाल सेठ मूंगालाल के पिता का है, जिसकी बलि मेरे पिता ने दी थी, और वह सेठ मूंगालाल के दादा का है, जिसकी बलि मेरे दादा के हाथों द्वारा दी गई थी। अब सेठ मूंगालाल की बलि का वक्त आ गया है, जो मेरे हाथों होगी। अभी वह अस्पताल में है, उन्हें यहाँ आना ही होगा। डॉक्टर बलि के लिए उन्हें जिंदा रखेंगे। इनके वंश पर लक्ष्मी की कृपा हो, इसके लिए इस जगह को देखो। सेठ मूंगालाल के पूर्वजों ने बलि से पहले यहाँ पर रतन गाड़े हैं। बलि के बाद लक्ष्मी की असीम कृपा होती है और छप्पर फटता है सेठ के परिवार में। साथ ही इस हवेली के गुंबद में एक दरार आ जाती है।
आप गुंबद की वह दरार देख रहे थे जहां से धूप छन कर आ रही थी। जब तक बलि चढ़ती रहेगी, इस हवेली का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भावर सिंह की बातें सुनकर विवेक और सुदर्शन थरथर कांपने लगे। तभी भावर सिंह ने एक कतार निकालते हुए कहा, यही है खानदानी कतार जिससे बलि होगी। विवेक और सुदर्शन को ऐसा लगा जैसे कतार उन दोनों की ओर बढ़ रही है। पता नहीं कहां से शक्ति मिली कि दोनों सीढ़ियों की ओर भागे। तहखाने का दरवाजा खुला था। भागते हुए हवेली के मुख्य द्वार तक पहुंचे। भावर सिंह कतार लेकर उनके पीछे था। द्वार पर मोटी सांकल लगी थी, जिसे खोलकर दोनों छोटे द्वार से बाहर आए और कार में बैठकर कार स्टार्ट की। भावर सिंह पीछे से आया और कार का दरवाजा खोलने की चेष्टा करने लगा। सुदर्शन ने तेजी से कार को पीछे किया, जिसकी टक्कर से भावर सिंह गिर पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर सुदर्शन ने कार को एकदम से बढ़ा दिया। रात के सन्नाटे में तंग सी वह गली बिल्कुल सुनसान थी। एक रेहड़ी तिरछी खड़ी था, जिसे टक्कर मारकर सुदर्शन ने कार की गति बढ़ाई और वे चंद पलों में मुख्य राजमार्ग पर आ गए। कार की गति बढ़ती गई। दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें नहीं मालूम था कि वे किस ओर जा रहे थे। सुनसान सड़क, अंधेरी अमावस की रात, सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं। कार की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी। फर्राटा भरती कार 2 घंटे तक भागती रही। कुछ दूर जाकर रोशनी दिखी तो दोनों की हिम्मत बढ़ी। नजदीक पहुंचे तो वह रेलवे स्टेशन था। रात के लगभग 2:30 बजे थे। रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा था। उन्होंने रेलवे स्टेशन के बाहर कार खड़ी की। कार की आवाज सुनकर स्टेशन मास्टर बाहर निकला। कौन है इतनी रात को, क्या काम है? स्टेशन मास्टर ने पूछा। विवेक और सुदर्शन डर की वजह से कार से बाहर नहीं निकले। स्टेशन मास्टर ने टॉर्च की रोशनी कार पर डाली और कार के शीशे को खटखटाया। सुदर्शन ने कार का शीशा थोड़ा नीचे करके कहा, हमें रंग बांगड़ू जाना है। शायद हम रास्ता भूल गए हैं। रास्ता तो एकदम सही है। ये रंग बांगड़ू का ही स्टेशन है। आपको किसके यहाँ जाना है? ये सुनकर दोनों की जान में जान आए और दोनों कार से उतर आए। हमें सेठ पन्नालाल ने बुलाया है, जो अपने पुश्तैनी मकान की जगह हवेली बनवाना चाहते हैं। हम आर्किटेक्ट हैं और हमारी देखरेख में ही निर्माण शुरू होना है। सेठ जी ने आपको बताया नहीं कि रेल से आना। सड़क पर कई बार हादसे हो जाते हैं, इसलिए सेठ जी भी ट्रेन से ही आते हैं। यहाँ 2 ट्रेन आती हैं, सुबह 5:30 बजे, जिसमें सेठ जी आ रहे हैं, और दूसरी रात के 8:30 बजे। आप यहाँ आराम कीजिए, सुबह सेठ जी के साथ जाना। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है उनके गांव का। ठीक है, हम कार में आराम कर लेंगे। अभी तो 3 घंटे हैं ट्रेन आने में। स्टेशन का कमरा है, जहाँ कुर्सी और चारपाई भी है। आप बिस्तर पर आराम कीजिए। आराम अब नहीं होगा, आंखों में नींद नहीं है। आप कुछ घबराए से लग रहे हैं। क्या हुआ? स्टेशन मास्टर ने पूछा। विवेक और सुदर्शन ने आप बीती बताई। साहब जी, आपकी किस्मत अच्छी थी, तभी आप बच गए। अमावस की रात बलि की खबरें हमने भी सुनी हैं। अमावस की रात उस हवेली से कोई भी बचकर नहीं निकलता। अच्छा है आप बच गए। इसी वजह से सेठ पन्नालाल ट्रेन से आते हैं, वरना एक से बड़े देशी विदेशी कारों की लाइन लगी है उनके यहाँ। बातों में 3 घंटे बीत गए। 5:30 बजे रेल प्लेटफॉर्म पर आकर लगी। सेठ जी विवेक और सुदर्शन को देख आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कार में सेठ पन्नालाल को अपनी आपबीती सुनाई। सेठ मूंगालाल का निधन 4 दिन पहले हो चुका है। उनका अंतिम संस्कार कल हुआ, क्योंकि उनके लड़के विदेश में थे। पिछले 3 महीने से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनसे हमारे बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध थे। उनकी हवेली के बारे में कई विचित्र बातें सुनते रहते हैं। हो सकता है भावर सिंह को सेठ मूंगालाल की मृत्यु का समाचार मिल गया हो और बलि के लिए उसने तुम दोनों को रात में वहां रुकने के लिए कहा हो। खैर, अब वहां मत जाना। विवेक और सुदर्शन सेठ पन्नालाल के साथ 2 दिन रहे। हवेली का पूरा खाका तैयार करके वापसी के लिए सेठ जी की अनुमति ली। सेठ जी ने उन्हें सुबह के समय जाने की सलाह दी, ताकि फिर से कोई हादसा न हो। सुबह नाश्ते के बाद विवेक और सुदर्शन ने वापसी की। रास्ते में उन्होंने मूंगालाल की हवेली के पास कार रोककर उसी कार मैकेनिक से हवेली के बारे में बात की। साहब जी, आपको मैं ही हवेली लेकर गया था। उस रात हवेली का एक हिस्सा ढह गया और भावर सिंह का पूरा परिवार हादसे का शिकार हो गया। उस व्यक्ति ने बताया। मुख्य सड़क से हवेली की ओर देखा। बैठक का वह गुंबद ढह चुका था, जिसकी दरारों से उन्होंने रोशनी आते देखी थी। सुदर्शन ने कार आगे बढ़ाई। इस बार कार की रफ्तार धीमी थी।
दोनों के होठों पर हल्की मुस्कान थी। अब उनके दिल में डर नाम की कोई चीज नहीं थी।